हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैशाली और रोज की तरह हम फिर से आपके साथ एक बार जुड़ गए हैं प्रीव्यू करते इस रॉयल बैटल का। जी हाँ, आज मुकाबला होगा राजस्थान और बैंगलोर के बीच में। और कहाँ पर होगा? ये होगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। राजस्थान वो टीम जो 3 मैचों में 3 जीत के साथ अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में पा रही है, वहीं बैंगलोर जो 4 मैचों में सिर्फ एक ही जीत हासिल कर पाई है। तो देखते हैं आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मैच से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम चंद्रेश सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैशाली जी, कैसे हैं आप? आज जबरदस्त मुकाबला है, जैसे आपने कहा। दो ऐसी टीमें, दो अलग अलग स्थिति में इस वक्त इस टूर्नामेंट में। थैंक यू सर, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बिल्कुल ऐसी टीमें जो अलग स्थिति में है, हम बात करेंगे उस बारे में। बिल्कुल, दो अलग स्थिति में और एक जो है, मेरे ख्याल से आप दिसंबर में ही प्रेडिक्ट कर सकते थे कि एक टीम ऐसी स्थिति में होगी जैसे अब है। वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स को आपको पहले से ही पता था कि उनकी टीम हमेशा से ही बैलेंस्ड रही है, तो वो बेहतर पोजीशन में है इस वक्त। बिल्कुल, तो हम शुरुआत करते हैं आज आरसीबी के साथ ही। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्लेइंग 11, उनकी जो प्लेइंग 11 है, क्या वो अभी तक अपना विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढ पाए हैं? और क्या गलतियां वो कर रहे हैं? और साथ ही हम क्या प्लेइंग 11 चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये जो आरसीबी की टीम है, इसमें पोटेंशियल तो है, पर आई थिंक ऑप्शंस कम है। और देखें, जैसे उनके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, जैसे फैफ डुप्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, ये चले नहीं है बल्ले के साथ। इसका असर ये हुआ है कि जो पुछल्ले बल्लेबाज है और विराट कोहली है, उन पर ज्यादा दबाव बन रहा है इसके वजह से। और कैमरून ग्रीन भी नहीं चले हैं, तो आई थिंक कॉम्बिनेशन ही इनका फिट नहीं बैठ रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन्हें महिपाल लोमरोर को एक एक इम्पैक्ट प्लेयर की तरह नहीं, एक प्रॉपर प्लेयर की तरह 11 में उतारना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा रन बनाया इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आकर। बिल्कुल, और जैसे आपने बात करी सर बैटर्स की, तो मैंने एक स्टेट पढ़ा था जहां पर मैंने देखा कि आरसीबी के लिए जो इंडियन बैटर्स है, विराट कोहली के बाद अब देवदत्त पडिक्कल और राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने सबसे हाईएस्ट रन बनाए एज एन इंडियन बैटर। तो दैट इटसेल्फ टेल्स ए स्टोरी कि राहुल द्रविड़ कब खेलते थे, किस जमाने में आरसीबी के लिए, और अभी तक कोई उनको ऐसा बैटर मिल नहीं पाया है जो वो पोजीशन को सुदृढ़ कर सके और आरसीबी को वो एक स्टार्ट दे सके जो विराट कोहली अभी तक प्रोवाइड कर पा रहे। बिल्कुल, पर आई थिंक जब भी विराट कोहली की बात होती है तो हमेशा एक ही चीज की बात होती है T20 क्रिकेट में, वो है स्ट्राइक रेट। और ये जो डिबेट है दोनों तरफ से जा सकते हैं। वो लोग कह सकते हैं कि क्योंकि बाकी लोग रन नहीं बना रहे हैं, उनको पारी को संभालना पड़ रहा है। दूसरे लोग कहेंगे कि बाकी लोग रन नहीं बना रहे हैं, तो पर T20 क्रिकेट है, आपको रुक के थोड़ी ही खेल सकते हैं। तो दो तरह के डिबेट है इसको लेकर, और ये पूरा ओपिनियन डिवाइड करता है। और ओवरऑल देखें तो मतलब एज एन, अगर आप विराट कोहली के फैन है, आप तो कहेंगे कि मतलब इन्होंने तो रन बनाया है, बाकियों ने क्या किया है। और वहीं पर ये टीम फंस गई है पूरी तरह से, आई थिंक। और बल्लेबाजी नहीं, आप अगर गेंदबाजी भी देखो, लॉकी फर्ग्यूसन फिट नहीं है, मोहम्मद सिराज का ये फॉर्मेट नहीं है T20 क्रिकेट, और इसलिए उनकी पिटाई हो रही है जबरदस्त। सबसे बड़ी बात मेरे हिसाब से वैशाली, ये है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है। और उन्होंने क्यों वनिंदु हसरंगा को जाने दिया, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। उसके पहले क्यों उन्होंने यूजी चहल को जाने दिया? शायद तब ऐसा समझा कि यूजी चहल को जाने दिया हसरंगा को लाने के लिए, अब हसरंगा को ही भेज दिया। तो हाँ, बिल्कुल हम हमेशा से जानते हैं कि उनकी जो स्काउटिंग, जो ऑक्शन रहती है, वो थोड़ी अलग रहती है। मतलब हम लोग नहीं समझ पाते, उससे थोड़ी परे रहती है। लेकिन उसके अलावा भी हम देखें, जिस हिसाब से जो प्लेइंग 11 थी, अल्जारी जोसफ को खिलाना चिन्ना स्वामी में, जबकि आपके पास रीस टोपली बैठे हो, और नारायण ने क्या पिटाई करी हम सब जानते हैं। तो जो उनका प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन रहता है, वो भी शायद वैसा नहीं जैसा हम आमतौर पर सोच सकते हैं कि इस हिसाब से होना चाहिए। उसको आपके बारे में क्या कहना ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए कि अब वहाँ पे वो वैश्यक विजय कुमार भी है, जिसको बीसीसीआई ने एक फास्ट बॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। आपने, उसने ठीक गेंदबाजी की, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो ओवरऑल देखें तो उनके पास ऐसा कोई मतलब गेंदबाज नहीं है उनके लाइनअप में, जिसको देख जिसके बारे में सोच सोच कर आप और मैं परेशान हो, अगर हम बल्लेबाज हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत रही है इस साल।
और ये हम दिसंबर में ही प्रिडिक्ट कर सकते थे, क्योंकि ये जिस तरह से इनकी टीम बनी थी, तभी ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी में कोई पैनापन नहीं है, और बल्लेबाजी में अगर फैफ दुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल नहीं चले तो सारा कुछ जो है वो विराट कोहली पर आ जाएगा। और दिनेश कार्तिक को पता नहीं उन्होंने सिर्फ आखिर के 3 ओवर के लिए बना के रखा। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपका बेस्ट प्लेयर 8 बॉल में आकर 30 रन बना देता है, तो आप उनको ऊपर क्यों नहीं भेजते? तो महिपाल लोमरो के बारे में डेफिनिटली बात होगी कि आप उनको ऊपर भेजिए और मौका दीजिए। लेकिन इसी के साथ हम बात करें फाफ डुप्लेसी के फॉर्म की, तो सबसे पहले तो आपके कप्तान है वो, तो कप्तान को तो हमेशा लीड करना पड़ता है फ्रंट से, लेकिन उनका फॉर्म दोनों तरफ से परेशान कर रहा है। एक तो बैटिंग में भी, और दूसरा फिर आप फाफ आपके क्योंकि कैप्टन है, आप उनको डेफिनिटली नहीं हटा सकते और किसी और ओवरसीज को ट्राई भी नहीं कर सकते। मैंने कई रूमर्स भी सुने कि क्या आरसीबी जाएगी फाफ के बाहर, आपको इस बारे में क्या लगता है? देखिए, अब आप जब एक ओवरसीज प्लेयर को अपना कप्तान बनाते हो ना, तो आप अपने आप को लॉक कर देते हो। एक तरह से एक स्पॉट आपका लॉक हो जाता है। और आज के दिन अगर जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आ गया है, उसके बाद तो और भी ज्यादा आप अपने आप को लॉक कर देते हो। देखिए, फैफ दुप्लेसी रन नहीं बना रहे हैं, दबाव इसके वजह से बाकी टीम पर आ रहा है। और जो उनकी कप्तानी भी जो है, वो इट इज ओनली एज गुड एज हिज टीम। अगर उसके पास टीम उस लेवल का ना हो तो और भी ज्यादा दबाव बन जाता है। आई थिंक ये जो है, इट इज अ मेजर मेजर वरी फॉर आरसीबी कि उनके कप्तान नहीं चले हैं। और शायद अगर ऐसा ही चलता रहा तो दे मे हैव टू लीव हिम आउट। पर सवाल ये उठता है कि वो किसे कप्तान बनाएंगे? उनके पास मतलब कोई कप्तान के तौर पर मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्या आप विराट कोहली के पास वापस जाना चाहते हैं? क्योंकि विराट कोहली ने खुद दो इंडिया की और जो आरसीबी की, दोनों की कप्तानी छोड़ी थी। तो सवाल अब आरसीबी में नेक्स्ट जनरेशन कौन है, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, और एक और बात सर, जैसे फाफ का तो फॉर्म कंसर्निंग है, ग्लेन का भी कंसर्निंग है। हमने देखा कि इस आईपीएल में सारी टीमों ने एक ऐसा प्लेयर निकाला है जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट से आया है या फिर इतना नोन नहीं था। जैसे हम बात कर ले लखनऊ की, तो मयंक यादव, जिनको कौन नहीं जानता। हम बात कर ले केकेआर की, जिन्होंने पिछले मैच में कितना शानदार प्रदर्शन किया, अंग्रेश रघुवंशी ने। लेकिन अभी एक नाम ऐसा हमने आरसीबी के खेमे से नहीं देखा, या फिर बहुत टाइम से नहीं देखा कि ऐसा एक प्लेयर निकल कर आया जो आपने स्काउटिंग के बदौलत अपनी टीम में शामिल किया और उसने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि आपकी टीम बाहर आई उस चीज से। तो मैं कुछ नाम है जो लेना चाहूंगी कि आरसीबी ने उनको एडिशन किया था, लेकिन उनको मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक मनोज भाटगे है, एक उनके पास सौरव चौहान है। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा आगे बढ़कर आप हार ही रहे हैं, तो क्यों ना ऐसे प्लेयर्स को मौका दिया जाए जो फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आए, आपकी टीम को और बैलेंस दे? बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो लाइनअप है, जो जो उनकी जो टीम थिंक टैंक है, वो डरते हैं बदलाव करने से। और आपने इन सब की नाम ली, उसके अलावा भी नाम है मैं बता सकता हूँ जिनको रिलीज कर दिया उन्होंने। एक जम्मू के तेज गेंदबाज हैं अविनाश सिंह। हम उमरान मलिक और मयंक यादव की बात करते हैं, अविनाश सिंह जो जम्मू से हैं, वो उसी स्पीड पर बॉलिंग करते हैं। और मैंने उनको गेंदबाजी करते हुए देखा है, वो उसी तर्जी पर बॉलिंग करते हैं। वो एक एक्स फैक्टर हो सकते थे, उनको बाहर कर दिया, उनको भेज दिया उन्होंने। उनका तो ऑक्शन में नामो निशान नहीं था। तो वो जानते नहीं है अपने खिलाड़ी को बचा के रखना, अपने पास बना के रखना। और ये इसलिए भी होता है वैशाली जी, क्योंकि वो हर साल प्लेयर बदलते हैं, हर साल या हर दूसरे साल तीसरे साल अपने जो कोचिंग स्टाफ है उसको बदलते हैं। ऐसा आप कभी भी स्टेबिलिटी नहीं ला सकते। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये फॉर्मेट, मतलब ये जो ऑक्शन, मेगा ऑक्शन का फॉर्मेट है ना, इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपको टीम्स को थोड़ा स्टेबिलिटी देने की जरूरत है, वो ताकि अपना एक बेस बना पाए। होपफुली आने वाले सालों में हम मेगा ऑक्शन ऑक्शन से ड्राफ्ट पर आ जाए, क्योंकि अब जो है बस हुआ। टीम्स ने अपने अपने खिलाड़ी सेट कर लिए हैं, अब इनको यहीं से बिल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, हमने भी सुना है कुछ कि इस बार शायद रिटेंशन प्लेयर्स की लिमिट जो है वो इंक्रीज की जाए। उसके बारे में भी डिटेल्स आना अवेटेड है, बट स्टिल हाँ, कोई भी टीम जो इतना टाइम लगाती है अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए, चाहेंगी कि उनको एटलीस्ट उनकी कोर रिटेन करने का मौका दिया जाए। सर, कंक्लूड करूँ अगर मैं इस डिस्कशन को, तो प्लेइंग 11 में आज आप क्या-क्या बदलाव देखते हैं? अगर आप चाहें आरसीबी को पिक कर रहे हैं, अगर आपको चॉइस मिले कि मैं आज आरसीबी की प्लेइंग 11 उतारूँगा तो?
तो मुझे लग रहा है कि उन्हें टॉम करन के तरफ जाना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको उतारना चाहिए। आई थिंक महिपाल लोमरोर को एक इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर नहीं, एक प्रॉपर खिलाड़ी के तौर पर मतलब 11 में उतारना चाहिए। और एक और नाम मुझे लग रहा है कि ग्लेन मैक्सवेल की जगह आप विल जैक्स को खिलाएं। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा दाव है, लेकिन विल जैक्स की काफ़ी तारीफ़ें सुनी है कि उन्होंने बीबीएल में भी अच्छा किया और काफ़ी अच्छे लंबे मारते हैं शॉट्स। तो देखते हैं आरसीबी क्या करेगी। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं राजस्थान की, जिनके लिए अभी तक सब बढ़िया चल रहा है। राजस्थान से हमने एक शिकायत देखी थी पहले कि उनके पास ऑल-राउंडर्स की कमी होती है। लेकिन इस बार जो इम्पैक्ट प्लेयर की बदौलत वो अपने प्लेयर्स को यूज़ कर पा रहे हैं, वो काफ़ी बेटर है। जहाँ हमने देखा कि वो अ, आवेश खान का अच्छे से यूज़ कर पा रहे, संदीप शर्मा का अच्छे से यूज़ कर पा रहे। पिछले मैच में हमने शुभम दुबे को खेलते हुए देखा था। जब उनको ज़रूरत होती है तो 3 ओवरसीज़ के साथ जाते हैं, फिर रोमारियो शेफर सॉरी फिर आपके रोमन पोवेल और सिमरन हेटमायर, या फिर उनको ज़रूरत होती है तो नांद्रे बर्गर। इस तरीके से वो यूज़ करते हैं कि अगर बैटिंग चाहिए तो बैटर को लाएँ और बॉलिंग चाहिए तो बॉलर को लाएँ। तो आपको आरसीबी की राजस्थान की स्ट्रैटेजी अभी तक कैसे नज़र आती है और आज आप क्या कोई बदलाव देख रहे हैं प्लेइंग 11 में? नहीं, मैं कोई बदलाव मैं देखना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता वो बदलाव होगा। और मैं हमेशा सोचता था कि जॉस बटलर इररिप्लेसेबल है T20 क्रिकेट में। पर जिस तरह से उनकी फॉर्म रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त आ गया है कि सवाल पूछा जाए कि क्या वो टीम में 11 में बने रह सकते हैं क्या, क्योंकि उनका एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट बाहर बैठा हुआ है टॉम कोलर कैडमोर के रूप में। तो मुझे लगता है कि आपको बिना सोचे समझे, बिना किसी विलंब के टॉम कोलर कैडमोर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर वो टीम के साथ चल रहा है तो कोई हर्ज नहीं कि अगर एक मैच में आप जॉस बटलर को बिठा दे और टॉम कोलर कैडमोर को खिलाए, क्योंकि वो मतलब ठीक है, वो बड़ा खिलाड़ी है जॉस बटलर। पर अगर फॉर्म नहीं चल रहा है तो फिर आपको कोई ना कोई कड़े फैसले तो उतार करने पड़ेंगे। बट आई डोंट थिंक वो करेंगे वो कड़े फैसले। पर आपने जैसे कहा, उनके पास विकल्प जो है ओवरसीज के तौर पर काफी अच्छे हैं। शिमरॉन हेटमायर, रोहमन पोवल को हमने अब तक देखा नहीं है, क्योंकि वो भी एक खतरनाक ऑप्शन है ऑलराउंड ऑप्शन के तौर पर। वेस्टइंडीज के T20 कप्तान है, ऑलराउंड ऑप्शन के तौर पर वो भी एक खतरनाक ऑप्शन है। और गेंदबाजी में जो है मैं देखना, आवेश खान ने एक अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक, और चहल ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अभी तक। बिल्कुल, पहले बैटिंग की बात करती हूँ मैं, और जैसा कि हम हमेशा से जानते थे कि राजस्थान ना टॉप हेवी साइड है, अगर उनके टॉप 3 बैटर चले तो बहुत अच्छा करेगी। लेकिन इस बार उन्होंने विपरीत करके दिखाया है, ना जॉस बटलर की बहुत अच्छी शुरुआत हुई, ना यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा किया। संजू सैमसन ने डेफिनिटली हाफ सेंचुरीज़ मारी, 2 अच्छी पारी खेली, लेकिन उसके बाद उनके जो तुरुप के इक्के इस बार साबित हुए हैं, वो है रियान पराग, जिन पे काफ़ी आलोचनाएँ हुई थी अभी तक कि क्यों राजस्थान उनको इतना बैक करती है। लेकिन इस बार जो वो रिडेम्पशन रियान पराग का दिखा है, और वो बोलते हैं ना कि उन्होंने पूरी बैटिंग लाइनअप को जोड़ के रखा है। टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन मिडल ऑर्डर में वो इस तरीके का काम करते हैं कि लोअर मिडल ऑर्डर के लिए भी शुरुआत होती है और मोस्टली तो राजस्थान को मैच जिताकर ही जाते हैं। तो आपको उनके बारे में क्या कहना है? मेरे ख्याल से रियान पराग अगर एक एक उदाहरण के तौर पर उभरे हैं सारे जो यंग खिलाड़ी हैं जो बचते हैं रणजी ट्रॉफी खेलने से, उनके लिए एक उदाहरण के तौर पर उभर के आया है कि अगर आपने क्रिकेट नहीं खेला और सीधे आ गए इस टूर्नामेंट में, आपको बहुत दिक्कत होगी। रियान पराग जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस फॉर्म में है, वो कॉन्फिडेंस है जो पूरा सीजन वो खेल के आए हैं असम के लिए, टॉप परफॉर्मर रहे हैं उनके लिए। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस यहाँ पे काम आ रहा है उनको, और कुछ नहीं है। और आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ा है कि टीम ने उनको बैक किया है। वरना पिछले साल उन्होंने, हमने देखा काफी बार उनको इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाते थे वो बल्लेबाजी करने के लिए, पर टीम ने कहा नहीं, आप हमारे स्टार्टिंग 11 में हैं। ये अगर जब टीम से आपको एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है ना, तो आपका जो परफॉर्मेंस है और बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो टीम भी नोटिस करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं पूरे सीजन में। मतलब खिलाड़ी ये समझना चाहिए खिलाड़ियों को कि सारे टीमों के जो थिंक टैंक हैं, जो स्काउट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी नहीं देखते, वो पूरा सीजन देखते हैं कि कर क्या रहा है कोई खिलाड़ी। और उन्होंने जरूर इसके फॉर्म के ऊपर गौर फरमाया होगा, इसीलिए वो इतने अच्छे लय में है।
बिल्कुल, और कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस बाजार में नहीं मिलता, और साथ ही अगर आप फॉर्म में आना चाहते हैं तो आप खेल कर ही आ सकते हैं, चाहे आप नेट में कितनी प्रैक्टिस कर ले, वो मैच एक मैच एक्सपीरियंस ही होता है। और रियान पराग की स्टोरी शायद हम सब लोगों के लिए इंस्पायरिंग है कि आपको कोई कितना भी कुछ बोले, लेकिन आप में काबिलियत है और आप अपने आप में विश्वास रखते हैं, तो एक ऐसा भी दिन आएगा जब लोग आपकी वाहवाही करेंगे और आपको ऑरेंज कैप तक मिलेगी आईपीएल के इस मुकाबले में। बिल्कुल बहुत ही एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। अब बात कर लेते हैं सर बॉलिंग की। आपने आवेश खान की बात करी, लेकिन संदीप शर्मा भी एक बेहतरीन बॉलर के रूप में नजर आए। वो ऑलरेडी एक आईपीएल ग्रेड्स में माने जाते हैं, जिस हिसाब से उन्होंने आईपीएल को अभी तक सर्विसेज दी है। लेकिन इस बार हम हमेशा से देखते थे कि राजस्थान की डेथ बॉलिंग में थोड़ा इश्यू है। आप पावर प्ले में बढ़िया बॉलिंग करते हैं, आपके पास ट्रेंट बोल्ट है जो पहले ही ओवर में विकेट निकालना जानते हैं, लेकिन डेथ बॉलिंग शायद उतनी अच्छी नहीं थी अभी तक। लेकिन जिस हिसाब से आवेश खान और संदीप शर्मा को रोल दिया गया, वो रोल डेफिनेशन जो दी गई है इस बार, और खरे उतर रहे हैं उसपे, उनकी स्लोअर, उनके पास ज्यादा पेस नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से वेरिएशंस का यूज करते, तो क्या एक आरआर एक ऐसा नजर आ रहा है कि परफेक्ट साइड है जिनको सबका रोल पता है, और एक बैलेंस नजर आ रही है कि किसी भी पोजीशन में पता है कि कैसे बाहर आना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से संदीप शर्मा की आपने बात की, संदीप शर्मा जो है मेरे मेरे हिसाब से एक परफेक्ट टी20 बॉलर है। पर संदीप शर्मा, मोहित शर्मा, ये सब जो है परफेक्ट टी20 बॉलर हैं। वो समझदारी से चतुराई से गेंदबाजी करते हैं इस फॉर्मेट में। इसलिए देखिए, वो जो उस दिन भी उन्होंने निकोलस पूरन के खिलाफ जो गेंदबाजी की थी, जबरदस्त। निकोलस पूरन चाहे तो टी ऑफ करके बड़े बड़े छक्के मार सकते हैं, पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी की थी। और जहां तक आवेश खान की बात है, ये उनका पुनर्जन्म हुआ है एक तरह से। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त डेथ पे, आपने देखा पहले वो बहुत खुल के गेंदबाजी नहीं कर पाते थे और उनकी पिटाई बहुत होती थी डेथ ओवर्स में। पर उन्होंने सीखा है, अपने गेम पर काम किया है। वो भी इंडिया ए के लिए खेले हैं, इंडिया के लिए खेले हैं, मध्य प्रदेश के लिए उनको जब रिलीज किया गया था इंडियन टीम से जाके खेले वो। तो वो भी जानते हैं इस मतलब किस तरह से गेंदबाजी करनी है। और ये सब जो है, खेल के आने का जो एक्सपीरियंस है ना, ये बहुत मायने रखता है, और ये सब खिलाड़ी आपको बता रहे और साथ ही हमें तारीफ करनी होगी राजस्थान रॉयल्स की भी कि उन्होंने आवेश खान को ट्रेड ऑफ किया विद देवदत्त पाडिक्कल लखनऊ सुपर जायंट्स। तो वो एक विन विन डील मुझे लगता है सिर्फ राजस्थान के लिए है, क्योंकि देवदत्त उनकी प्लेइंग 11 में फिट नहीं हो पा रहे थे, और आवेश खान का एडिशन और उनको वो रोल डिफाइन करना राजस्थान के लिए दोनों तरह से बढ़िया काम किया है। देवदत्त को रिलीज करके रियान को वो मौका मिला कि वो प्रॉपर प्लेइंग 11 नंबर 3 नंबर 4 पे अपना कब्जा जमाए, और वहीं आवेश के साथ उनकी डेथ बॉलिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि आवेश का ये रिडम्पशन, ये हमने नहीं देखा था कि वो इतनी बढ़िया डेथ बॉलिंग अभी तक करते हुए दिख रहे थे, लेकिन इस बार जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया है वो आई थिंक काबिले तारीफ है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक नाम जो मेरे जहन में आ रहा है वो है नांद्रे बर्गर। वैसे बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं होती, पर इनकी गेंदबाजी जो है बर्गर की जबरदस्त है। और इनकी खासियत, जैसे आपको पता ही है, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है इन्होंने। बिल्कुल, ट्रेंट बोल्ट को एक साथी मिल गया। हमेशा ऐसा होता था कि ट्रेंट बोल्ट ही सारे विकेट निकालते थे, लेकिन अब दोनों साइड से कि बैटर ऐसा बचे तो बचे किधर से, इधर से नांद्रा आएंगे, इधर से ट्रेंट बोल्ट आएंगे, दोनों बैटर्स से बॉल बॉल को बाहर ले जाते हैं, तो डिफिकल्ट होता है किसी भी बैटर के लिए। हमने देखा कि मुंबई में उन लोगों ने क्या किया। तो डबल ट्रबल है एक तरीके से बोल सकते हैं राजस्थान की तरफ से। तो चलिए सर, आई थिंक प्लेइंग 11 में मुझे ऐसा लगता है कि संदीप शर्मा की डेफिनेटली वापसी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम वो खेल नहीं पाए थे ड्यू टू सम इलनेस। उसके अलावा आप कोई बदलाव देख रहे हैं प्रैक्टिकली? मुझे नहीं लगता कोई और बदलाव करेंगे इस वक्त, क्योंकि आई थिंक हर लिहाज से देखा जाए तो दे आर सेटल्ड। आई वुड लाइक टू सी टॉम कोलर, कैडमोर, जॉस बटलर के जगह पर अगर जॉस बटलर ने रन बना दिया तो फिर तो और क्या चाहिए फिर राजस्थान को। सारे जो बॉक्सेस है वो टिक हो जाएंगे उनके। ओके, तो बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, जिनको आप अपनी फैंटेसी टीम में भी रख सकते हो और जिनको हमें लगता है कि अच्छा प्रदर्शन करेंगे। पहले शुरुआत करते हैं आज आरसीबी से, और उसके बाद हम बात करेंगे आरआर की। बिल्कुल। अगर आप बात करें वैशाली जी, आरसीबी की तरफ से अगर प्लेयर फैंटेसी टीम, देखिए हर मुकाबले में आप विराट कोहली को अपने फैंटेसी टीम में रखिए, क्योंकि मुझे लगता है कि रन बनाते हैं वो, जैसे भी मतलब ऐसे स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाए, कोई कुछ भी करे, रन बनाते हैं वो, इसलिए उनका वहां पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। और अगर और जो खिलाड़ी है वहां पर
आरसीबी की टीम में। और एक नाम अगर मैं जोड़ना चाहूँ उसमें, वो है महिपाल लोमरो। और अगर मैं आरआर की बात करूँ सर? तो आरआर की अगर मैं बात करूं तो एक रियान पराग का नाम तो होगा ही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि रियान पराग एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं। और युजवेंद्र चहल, क्योंकि वो विकेट लेते आ रहे हैं, और आई थिंक वो टॉप पे चल रहे हैं। वो एक छोट का आया हुआ शेर है। बिल्कुल, डेफिनेटली। और अगर मैं आपसे प्रिडिक्शन लूँ आज, एक वाइल्ड प्रिडिक्शन और कौन जीतेगा दोनों, तो बताइए। एक वाइल्ड प्रेडिक्शन अगर मैं लूं तो मुझे लग रहा है कि आज अश्विन नंबर 3 पर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि वो T20 क्रिकेट में वो अकेले हैं जो समझ चुके हैं कि इस फॉर्मेट में आप फिक्स्ड नहीं हो सकते अपने बैटिंग ऑर्डर के साथ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अश्विन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। और जीतना तो बहुत मेरे को साफ लग रहा है कि ये तो राजस्थान का दिन है। आई डोंट थिंक बेंगलुरु के पास कोई चांस है। मैं भी अपना एक प्रिडिक्शन दे देती हूँ कि जॉस बटलर या यशस्वी जायसवाल दोनों में से एक आज एक बहुत अच्छी पारी खेलने वाले हैं। दोनों से ड्यू है, अच्छी पारी खेलेंगे और आज फाफ डुप्लेसी भी आरसीबी के लिए अच्छा करते हुए नजर आएंगे, ये मुझे लगता है। और साथ ही मेरा विनिंग प्रिडिक्शन ये है कि आज डेफिनेटली राजस्थान जीतेगी अपने घर में अगेन। आज उनका पिंकी प्रॉमिस डे है, तो फिर वाह। से वो बहुत अच्छी पहल है। सर आप प्लीज बताइए इस बारे में। नहीं, वो अपना ड्रेस बदल रहे हैं ना आज, कोई मतलब एक हाँ कोई कॉज है, वुमेन्स हेल्थ का कोई कॉज लेकर वो उतरने वाले हैं मैदान पर। बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसा कर रहे हैं। बेंगलुरु भी एक ग्रीन डे मनाता है बेंगलोर में जब मैच होता है। तो आई थिंक ये अच्छी इनिशिएटिव्स हैं इनकी तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल। क्रिकेट के साथ अगर आप कोई जागरूकता अभियान चलाते हैं और कुछ अच्छे कॉज के लिए खेलते हैं, तो डेफिनेटली और लोग उससे जुड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये था हमारा प्रिडिक्शन। सर, एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी कंक्लूड? मुझे लगता है कि ये आज का दिन आरसीबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर वो आज जीत जाता है आरसीबी, तो फिर तो टूर्नामेंट और भी जबरदस्त हो जाएगा, क्योंकि एक खुल जाता है। वरना जो जीत रहे वही जीतते रहे, जो हार रहे वही हारते रहे, तो फिर तो मतलब हम तो शुरू करने से पहले ही खत्म कर सकते हैं अपने प्रेडिक्शंस को। बिल्कुल। और आज हम डेफिनेटली एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देख सकते हैं, जिसमें दोनों ही टीमों के बल्लेबाज निडरता से खेले। और आरसीबी के पास अब खोने के लिए कुछ है नहीं ज्यादा। मतलब ऑब्वियसली अभी भी उनके प्लेऑफ की होप्स तो अलाइव है, लेकिन अगर आप फियरलेस अप्रोच से जाएंगे, जो उनका स्लोगन है प्ले बोल्ड, अगर प्रोबेबली वैसे खेलेंगे तो शायद एक जीत भी मिल जाए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। आपके क्या प्रिडिक्शंस है, आपके क्या थॉट्स है, जरूर बताइएगा। और डेफिनेटली हम आपके साथ फिर से ऐसे शोज लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।